एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के सेगमेंट में पार्ट 3 आपके सामने है। ईयर इस बार जो चलेगा 2016 से 2020 के बीच में, वो चलेगा 2018। तो आइए बिना देरी के 2018 के अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। इन्होंने मेजिनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी एंड लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड ऑटोबायोग्राफीज लिखी। अमेरिका में भी रहे और सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए। ये कौन से बड़े व्यक्ति हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी लाला लाजपत राय सही माना जाएगा। इन्होंने इन सब के बारे में लिखा। तो अगर लाला लाजपत राय जी के बारे में आपको कुछ भी आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे, वरना इस ऑप्शन को करने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स में खुद या खुदा नहीं चलता, यहाँ पर रट्टाफिकेशन चलता है। इसके बाद वुड्स डिस्पैच क्यों आया था? ग्रांट्स इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज रिकमेंडेड, इंग्लिश एज द मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन एट ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन, सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो देखिए इसमें क्लियरली लिखा है मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का, तो पहली लाइन तो सही हो गई भाई, इंग्लिश एजुकेशन की बात की इन्होंने, है ना। इसके बाद इन्होंने और क्या किया? मासेज बॉटम, उसके बाद हाई स्कूल एफिलेटेड कॉलेज बनाने की बात की। इसके बाद रिकमेंडेड इंग्लिश एज द इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर, यस सही है। इसके बाद शॉर्टेज, उसके बाद इन्होंने और कोई बात की, वुमेन एजुकेशन की बात की, है ना। एम्फेसिस गिवन अपॉन द वुमेन एजुकेशन, डिस्पैच ऑल्सो इनकरेज प्राइवेट इंटर्नशिप एंटरप्रेन्योर टू प्रमोट एजुकेशन। इसके बाद गर्ल्स को जब दिया जाएगा तो उनको ग्रांट इन एड दी जाएगी ताकि उनकी मदद की जा सके। तो दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गए, बट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वॉज नॉट रिकमेंडेड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये तो इन्होंने दिया पर ये नहीं दिया, तो 1 और 3 जहाँ होगा वो सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसके बाद अगला, द फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1935, रेजिडरी पावर। रेजिडरी पावर इज़ द सुप्रीम पावर। अवशिष्ट शक्तियाँ, भाई राष्ट्रपति है नहीं, हमारे कोई सरकार है नहीं, तो खुद या खुदा की ज़रूरत ही नहीं, दिमाग नॉर्मली भी आप चलाएंगे तो ये नहीं आ सकते, बचे गवर्नर जनरल। तो इसका हमेशा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जहाँ पे रेजिडरी पावर आएगा वहाँ पर गवर्नर जनरल ही आएंगे या प्रेसिडेंट आएंगे। तो यहाँ पर सीधी बात है, रेजिडरी पावर इनको दी गई। आप चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गवर्नर जनरल को ही रेजिडरी पावर दी गई थी, उनके बारे में सारी चीज़ें आपको बता देगा 35। आफ्टर संथाल अपराइजिंग सब्सिड द what was were the measures taken by the colonial government when they subsided this, then what was happening? जब इसको नियंत्रित किया गया या इसको ख़त्म किया गया तो क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए आपको यहाँ चलना पड़ेगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संथाल जो हैं वो एग्रीकल्चर थे, राजमहल हिल में रहते हैं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में। इन्होंने रिवोल्ट किया। अब ये अपनी ज़मीन किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, तो जाहिर सी बात है संथाल परगना बन गया और ये अपनी ज़मीन किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, तो दोनों स्टेटमेंट सही माने जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज। इकोनॉमिकली जाहिर सी बात है इन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को तो बढ़ाया होगा नहीं, बढ़ाया होगा नहीं बढ़ाया होगा। ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज कभी नहीं बढ़ाएंगे। रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन कभी नहीं चाहते थे, हमारे यहाँ 67% आज भी गाँव में रहते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यस डेट इज़ द राइट आंसर। इन्होंने कृषि का व्यापारीकरण कर दिया, ये कर दिया, वाणिज्यीकरण कर दिया। कमर्शलाइजेशन वॉज द की फैक्टर दे डिड। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रिटिश जब आए तो इन्होंने क्या किया, ट्रेड एंड कॉमर्स से एक्सप्लॉइट किया, सबको ख़त्म कर दिया। बट एग्रीकल्चर वॉज टू बी आ इकोनॉमिक कॉलोनी, तो सी इज़ राइट आंसर फॉर दिस। स्टेपल कमोडिटीज़ जो थी, ठीक है, 8वीं शताब्दी ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन से पदार्थ थे जो आए थे बाहर से और बंगाल में निर्यात किए जाते, बंगाल से भेजे जाते थे? तो रॉ कॉटन, ऑयल शीट, ओपियम, शुगर, सॉल्ट, जिंक, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पीसीज एंड टी, कॉटन, सिल्क, सल्पेट्री एंड ओपियम। तो क्या बेचा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉटन, ओपियम एंड सल्पेट्री। ठीक है, यूरोपियन मार्केट अर्ली ईयर 1750 में बनाई गई, यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही जाती थी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट, ये चीज़ें बाहर बेचते थे विदेशों में
देन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंपागढ़ सत्याग्रह का महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन, अखिल भारतीय अभिव्यक्ताओं, विद्यार्थी नहीं, बिल्कुल नहीं गए। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत दलित आदिवासी समुदाय सक्रिय होना, पता नहीं। रोपण और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, किसानों के असंतोष को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होना। यस, ये सही है। दलित और ट्राइबल का था नहीं, फार्मर्स का मूवमेंट था, तो ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। महात्मा गांधी के जाने से एक फ़ायदा ये हुआ कि लोग नेशनलिज्म को समझने लगे, तो ऑप्शन सी विल बी राइट फॉर दिस। तो अगर ऑप्शन सी देखेंगे तो इसके लिए करेक्ट माना जाएगा, तो ऑप्शन सी। इसके बाद हुए अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ हिंदू मजदूर सभा। हिंदू मजदूर सभा को किसने फॉलो किया? हिंदू मजदूर सभा में देखिए बिस्वान सिंह, अशोक मेहता, आर के रियूकर, मणिबेन कारा, ये सब दिए गए। तो इनमें से जो भी मिल जाए, अशोक मेहता, टी एन रामानुजम और कारा, ये सब मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इसका मार्क होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला, फॉरेन ट्रैवलर जिन्होंने डिस्कस किया कि डायमंड माइंस इंडिया में हैं, इनका नाम था बेटा जेन बिप्तिसी टेनवियर। इन्होंने इसके बारे में बात की। तो अगर आपको याद है तो आप कर पाएंगे, वरना तुक्का लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। तो इसको रट्टाफिकेशन में रखिए, इनको याद नहीं किया जाता। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे पर आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, उसमें उसे ऐड कर दीजिए। What was the following statement does not apply on the subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley? To maintain large standing army at other expenses, to keep India safe from Napoleonic danger, to secure fixed income to the company, to establish British paramountcy over the Indian state. तो इसका राइट आंसर होगा सी। इन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं की फिक्स इनकम कंपनी को मिले यहाँ से। भाई यहाँ पे कभी कभार ऊपर नीचे इनकम होती रहती थी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो अगर इसको आप राइट करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को आप करेक्ट मानेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्टिक एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी। देन द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिकॉज चार्टर एक्ट ने जो है वो 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन में देने की बात की थी। चार्टर एक्ट ने ही कहा था, जनरल गवर्नर की कमेटी इंस्ट्रक्शन था कि एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1835 में बात की। तो ऑप्शन डी में 1, 2, 3 तीनों सही हैं, तो जाहिर सी बात है तीनों सही माने जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों सही लाइन है, तो ये तीनों सही होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आप लोगों के लिए। तो आप इसमें ऑप्शन डी को इजीली मार्क कर सकते हैं। इसका बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच वन इन 1920 किसको स्वराज्य सभा नाम दिया गया? तो वो थी होम रूल इंडिया लीग, जिसको स्वराज्य सभा का नाम दिया गया। तो इसको यहीं पर अंडरलाइन कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्वराज्य सभा इसका नाम क्यों रखा गया, ये यहाँ लिखा हुआ है। इंडियन ऑल होम रूल लीग जो थी, इसको 1920 में ऑल इंडिया होम रूल का नाम स्वराज सभा कर दिया गया। इसके जो मेन लीडर थे वो थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद विद द रेफरेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलोनियल रूल में फॉलो करी, संस्कृत कॉलेज बनारस विलियम जोन्स, कोलकाता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज ऑथर वेलेस्ली। तो जाहिर सी बात है पहली चीज़ कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या लिखा है, विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग, कोलकाता मदरसा, बिल्कुल सही है। संस्कृत व बनारस इज़ नॉट इस्टेब्लिश बाय विलियम जोन्स, ये गलत हो गया। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर बात करोगे, एकेडमी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाई थी। तो इसका ऑप्शन कलकत्ता मदरसा जिन्होंने बनाया वो इम्पोर्टेंट है। देन सेकंड इज़ राइट, देन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ मार्क कर देंगे कि कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग साहब ने बनाया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म इन स्टेट इन इंडिया? लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक था, स्टेट बैंक में बनाया गया। एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया, गोवा पार्ट बना। तो इसमें बेटा आपको डेट याद होंगी तो सब कुछ हो जाएगा।
पहली चीज़ है डेमोक्रेटिक पार्टी जो है 1957 में आई। लार्जेस्ट बैंक जो है वो 55 में आया। एयर इंडिया 53 में आई, वो 61 में आया। तो 53 पहले आएगा, 61 थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ अगर आप बेटा देखेंगे तो ये ऑप्शन बी में दिखाया गया है। देखिए अगर आप कोई डेट्स याद हैं तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे नहीं कर पाएंगे तो आपको इन सब की डेट्स याद होनी चाहिए। आजकल वैसे ही एयर इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है तो एयर इंडिया के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके बाद इनमें से कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी, है ना, सबसे पहले घटना कौन सी हुई? तो सबसे पहले घटना होगी कौन सी? दीनबंधु मित्र वाली, नील दर्पण वाली। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दीनबंधु मित्र का जो था वो सबसे पहले, नील दर्पण इन सब में आएगा, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। तो ये ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो आप इसकी अपडेट्स और टाइमलाइन स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन से। देखिए सबकी डेट दी है। दीनबंधु मित्र की जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो ऑप्शन बी हमने डाल दिया, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण। इसके बाद आप देखिए 59 के बाद 75 आ रहा है, फिर 82 और 64। तो 64, 82 और 75 पर सबसे पहले 58, 59 आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। इन सारे स्टेटमेंट को पढ़िए। चप्पर कुट्टू फेस्टिवल मिजोरम का है, कोंजम प्रभा बलाद मणिपुर का, कोंगो तो डांस सिक्किम का। तो जाहिर सी बात है इसमें एक और दो सही हैं। चप्पर कुट्टू इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मिजोरम, बिल्कुल सही है। कोंजम प्रभा इज़ फ्रॉम मणिपुर। तांग ता इज़ द आर्ट ऑफ स्वॉर्ड स्पेयर इज़ फ्रॉम मणिपुर, देन वो भी मणिपुर से, तोंग टो डांस। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। दस दी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आप ऑप्शन बी ध्यान से देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि ये सही है, देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। आइए अब अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बनी ठनी क्या है? बनी ठनी ये एक पेंटिंग है, बहुत फेमस। आप ध्यान से देखिए, बनी ठनी एक पेंटिंग है। ये जो है ये किशनगढ़ से रिलेटेड है। तो किशनगढ़ कहीं लिखा है? हाँ, किशनगढ़ स्कूल लिखा है। तो किशनगढ़ से बन के आई थी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, किशनगढ़। तो अब यहाँ पे मार्क कर सकते हैं किशनगढ़, बिल्कुल ठीक से, बिना किसी इशू के। इसके बाद हिस्ट्री की बात करेंगे तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के गाते हैं। त्यागराज ने नए रागों का सृजन किया। अन्यमाचार त्यागराज समकालीन थे। अन्यमार्चन कीर्तन भगवान वेंकटेश स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो जाहिर सी बात है दूसरा चौथा बिल्कुल सही है। दूसरा, त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया और एक दूसरे के, और अन्नामाचार भी वेंकटेश्वर के भजन गाते थे। बाकी दोनों चीज़ें गलत हैं, तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही माना जाएगा, बाकी गलत माने जाएंगे। तो दूसरा चौथा ऑप्शन बी में दिया गया है आपको, तो आप इसका राइट आंसर मानेंगी ऑप्शन बी। तो आप इसमें यहाँ पे ऑप्शन बी को करेक्ट मान सकते हैं। ऑप्शन बी को आप यहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके बाद बेटा अगला है कंसीडर द फॉलोइंग। पहला है पुत्तुकुली शॉल तमिलनाडु, सुजनो कढ़ाई महाराष्ट्र, उद्दमना जमदानी शाड़ी कर्नाटका। तो इसमें से सही कौन सा है? पुत्तुकुली तमिलनाडु में बनती है, ठीक है। राइट आंसर है सुजनी एम्ब्रॉयडरी इज़ ऑफ बिहार, तो करेक्ट आंसर इज़ ए, ठीक है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी बिहार की पुत्तुकुली शॉल है जो सही यहाँ पर दी गई है। तो पुत्तुकुली शॉल यहाँ पर सही है, इसको आप सही मानेंगे। तो एक स्टेटमेंट जहाँ दिया गया है वो सही माना जाएगा। देन द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, तो ऑप्शन ए सही है। ये आपका बिहार से है। और उदुप जापानी साड़ीज़ जो है वो जो है आपकी वो आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन आइए, कौन सा भारत की धार्मिक प्रथाओं में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? स्थानकवासी जो है जैन से संबंधित संप्रदाय है और ये मूर्ति पूजा करता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, जैन से संबंधित संप्रदाय। ये भी आपको एनवेस और प्राचीन भारत की बुक में मिल जाएगा और ये ऑप्शन बी में आता है। तो ये चीज़ आपको यहीं से याद करनी है। देखिए एनसीईआरटी पढ़े बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। विद द रेफरेंस ऑफ कल्चरल हिस्ट्री इन स्टेटमेंट को फॉलो करिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा और खानका का निर्माण सफ़ेद मंगोल से हुआ है। लखनऊ का इमामबाड़ा रूमी दरवाज़ा का लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। दोनों टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, फतेहपुर सीकरी अलग है और ये अलग है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहला। पहले स्टेटमेंट में आप बिल्कुल सही हैं। दूसरा लखनवी कलाकारी है, तो वो आप नहीं देख सकते।
पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, और कोई ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं माना जा सकता। इसके बाद अगला है फ्यूचर का बुद्धा कौन है इनमें से, इसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर अलकोतेश्वर हैं, लोकेश्वर हैं, मैत्रेय हैं, पद्मपाणि हैं। तो ये पहले से बोला गया है, बोधिसत्व जो फ्यूचर में आएंगे उनका नाम मैत्रेय होगा। मैत्रेय मतलब फ्रेंडली और पीसफुल। देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें हमने लिखा है मैत्रेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हर एक कंट्री ने अलग अलग नाम इनके रखे हैं, बट हम मैत्रेय इन्हें मानते हैं। आज इस थर्ड पार्ट में इतना ही बेटा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर बुरा लगा तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करने के बाद इसका कारण ज़रूर बताइए, ताकि हम इस चीज़ को देख पाएँ। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।